हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब एक करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होते हैं वो हम फाइंड करेंगे। उसके साथ साथ उसका जो डायरेक्शन है वो भी देखेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर में कितना होते हैं। फिर एक सेमी सर्कुलर जो कॉइल होते हैं उसके भी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होते हैं ये भी देखेंगे। और इसके बाद इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होते हैं, उसका डेरिवेशन किया था, डायरेक्शन भी हमने देखा था। ठीक है, और उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस पे कितना होते हैं वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, ये मान लो एक लूप है और इस लूप का ये एक सर्कुलर लूप है। इस लूप का मान लो ये इसका सेंटर है और इसी सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, ये पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो इस लूप में अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो कराऊं तो हम जानते हैं जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो ठीक इसी तरह इसके भी आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लूप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली है। मतलब क्या है, मान लो कि ये एक सरफेस है। ठीक है, और इसी सरफेस के साथ ऐसे ये परपेंडिकुलरली है। मतलब सरफेस में हॉरिजॉन्टली नहीं। अगर मैं किसी लूप को ऐसे ड्रॉ करूं तो इसका मतलब ये जो लूप है ये सरफेस में हॉरिजॉन्टली है। लेकिन अगर लूप ऐसा है तो इसका मतलब ये जो लूप है इस सरफेस में परपेंडिकुलरली है। ठीक है, मतलब वर्टिकली लूप बोलते हैं इसे, तो ये वर्टिकल है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं कि हम किस तरह इसका डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, किस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, किस तरफ डीएल का डायरेक्शन है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये जो सर्कुलर लूप है जो कि एक वर्टिकल लूप है, इस वर्टिकल लूप में हमने एक करंट को फ्लो कराया। ठीक है, अब जब ये करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। ठीक, डीएल एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पहले फाइंड करेंगे। फिर इसके आसपास और भी जो डीएल है वो हम देखेंगे कि सभी वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो डीएल है, डीएल को हम हमेशा वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब डीएल के पास क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन किस तरफ होते हैं, वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट होते हैं। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे कि ये जो डीएल है, डीएल की वजह से पी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर लो। मान लो ये जो लूप है, इस लूप को हमने ऐसे लेके आया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लूप मान लो ऐसे है और ये जो करंट है वो इस तरह जा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, अब मान लो कि ये जो लूप है यहाँ पे हमने इसके ऊपर में एक छोटा सा एलिमेंट दिया डीएल। ये छोटा सा एलिमेंट, ये लूप हो गया और इसी लूप के यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट दिया डीएल। अब डीएल का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है तो डीएल का एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने ये बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं,
राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं होगा। तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो हम यूज करेंगे, थंब को हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल लिखेंगे, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल में था, ये डायरेक्शन ऑफ द कर्ल। और उंगली को हम कल करेंगे, फोर्थ फिंगर को कल करेंगे, तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने कल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से होगा, ये मान लो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन डी, क्योंकि डीएल के वजह से यहाँ पे डीबी होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो जो डीबी है वो एंगल बना रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूँ, तो देखो वर्टिकली लाइन से ये डीबी जो है वो एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं जो वेक्टर अगर एंगल बनाएंगे तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा हमें, तो वो कंपोनेंट किस तरफ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो सकता है। मान लो जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टली के साथ, ये एंगल मान लो थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, बोलो अभी ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि हम जानते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली होते हैं। ये हमने फाइंड किया था बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया था और इस वायर में एक छोटा सा लेंथ लिया था डीएल। डीएल का डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया था पी, और इस पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो हमने देखा था जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके वजह से जो यहाँ पे डीबी मिला था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया था बायो-सेवर्ट लॉ में। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखना है जो थीटा है वो डीएल और आर के बीच में था। ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो आर जो है इसका पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू डीएल। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो डीबी है वो परपेंडिकुलर, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर के साथ भी वो परपेंडिकुलर होते हैं, और डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, मतलब डीएल वेक्टर के साथ भी डीबी वेक्टर परपेंडिकुलरली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीबी वेक्टर है और ये जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के साथ एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। क्यों थीटा हो जाएगा, देखो ये अगर थीटा है, ये पूरा एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं, देखो कि कुछ इस तरह है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मान लो कि डीबी है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसका वर्टिकल लाइन, यहाँ पे एंगल हमने माना था थीटा। तो ये जो एंगल है ये पूरा एंगल 90, तो ये अगर पूरा एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल आ जाएगा ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो एंगल है ये थीटा है। अब अगर ये थीटा है तो इस डीबी का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और इस साइड में इसका और एक कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे डीबी साइन थीटा। ठीक है, एक्स को थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो डीबी है इस डीबी का इस साइड में जो कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा हो गया, इस साइड में जो कंपोनेंट है डीबी कॉस थीटा हो गया। अब सुनो जे जो यहाँ पे डीएल है, डीएल के ठीक एक सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं, मतलब उसका जो ऑपोजिट या सामने वाला जो एलिमेंट होते हैं, मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये इसका सिमेट्रिक एलिमेंट है, ये इसका सिमेट्रिक एलिमेंट है, ये दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट, ऐसे करके जो सिमेट्रिक एलिमेंट है उसकी वजह से भी हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि सिमेट्रिक एलिमेंट से हमें क्या मिलेगा, जो डीबी cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डीबी दोनों के लिए ही सेम होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो जो डीएल आ जाएगा, वो डीएल कुछ इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। इसका मतलब देखो कि अगर हमने ये जो वायर है, ये वायर को फिर से आप इमेजिन करो, ये वायर ऐसे जा रहा है, तो ऊपर का जो डीएल है वो ऐसे मतलब इनसाइड जा रहा है, और नीचे का जो डीएल आ जाएगा, नीचे का जो डीएल आ जाएगा वो आउटसाइड होगा। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो वो आउटसाइड है। तो मतलब डीएल का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, करंट का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो अगर हमने राइट हैंड थंब को ऐसे लगाया तो देखो ये जो फोर फिंगर है वो ऊपर की तरफ कर्ल हो रहा है। तो इसका मतलब इस डीएल के लिए यहाँ पे ये इसका मान लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए जो डीबी होगा वो कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, ये इसका इस तरफ होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को, थंब को रखेंगे तो उंगली को कल करेंगे तो डीबी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर मैंने इसे छोटा सा ऐसे किया, मान लो इसका थीटा फाइंड करने के लिए, ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक, ये एंगल थीटा, ओके, ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा मान लो कि डीबी है, ये डीबी है, मतलब ये वाला डीएल के लिए जो डीबी है ये डीबी है। तो ये अगर एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या मिला, थीटा मिला। तो इस डीबी का इस मतलब ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और यह वाला जो एंगल हो जाएगा वो डीबी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, डीबी साइन थीटा का डायरेक्शन इस तरह। तो देखो दोनों एलिमेंट के ही जो डीबी साइन थीटा का डायरेक्शन वो इस तरफ है, और दोनों का जो डीबी कॉस थीटा का डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे के साथ। मतलब इसका डीबी कॉस थीटा नीचे की तरफ, इसका डीबी कॉस थीटा ऊपर, दोनों क्या है अपोजिट है। अब देखेंगे कि हम ये जो डीबी cos थीटा है, ये डीबी cos थीटा, ये डीबी cos थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के ही डीबी जो है वो सेम होगा। चलो पहले डीबी को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, डीबी इसके यहाँ पे डीबी क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई डीएल साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा किस तरह है, फिर से यहाँ पे आ जाओ। थीटा जो है वो डीएल के साथ आर वेक्टर का है, मतलब ये आर वेक्टर और ये डीएल वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर से एक बार यहाँ पे इमेजिन करो कि ये डीएल वेक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। डीएल का डायरेक्शन इस तरफ है और ये पॉइंट मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और डीएल का डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 90 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। अच्छा, ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर। ठीक है, अगर ये आर है और ये एक्स है, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इसे स्क्वायर बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया जाए तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे मान लो ये रूट ही लगा दो, ये रूट लगा लिया। ठीक है, ये रूट लगा लिया, थोड़ा सा यहाँ पे हम ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, ये पूरा आर है। ओके,
समझ में आया? तो अब देखो ये जो dB है, ये इस एलिमेंट के लिए जो dB हमने फाइंड किया वो ये आया। तो इसका मतलब यहाँ से जो आएगा म्यू नॉट आई साइन 91, ये dl आया। तो यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बोलो ये जो dl है, इस dl के लिए भी जो यहाँ पे dB होगा, ओनली इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बोल रहा है, मैग्नीट्यूड जो बोल रहा है, तो इसके लिए भी जो यहाँ पे dB होगा वो dB क्या होगा, वो मतलब यही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है, मान लो ये इस तरफ dl का डायरेक्शन है और ये जो है पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर, ये dl, दोनों के एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट जो इसके लिए भी जो dB है वो दोनों सेम है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि dB cos थीटा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हम जो यहाँ पे dB sin थीटा मिल रहा है, हर एक एलिमेंट के वजह से उसका जो सिमेट्रिक एलिमेंट है उसके लिए भी जो dB sin थीटा है, सारे dB sin थीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे dB sin थीटा को, तो हमें पूरे कॉइल का, पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम पूरे मतलब वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देख लेते हैं कि कितना हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि P नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे dB का वैल्यू क्या है ये तो हमें पता चल गया, कितना हो गया, म्यू नॉट आई, यहाँ पे आ गया dl, फिर यहाँ पे आ गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा लिख लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो इस जगह में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो क्या है कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो dl है वो dl ही खाली यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे dl तो वेरिएबल है ही है, तो हम जानते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज नॉट ए वेरिएबल क्वांटिटी फॉर दिस केसेस। यहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए थीटा जो होगा वो सेम होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो कि कॉइल कुछ इस तरह है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, पी पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट में ये जो एंगल है, ये एंगल सभी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मतलब सभी एलिमेंट के लिए एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे मान लो एक कोण है, तो कोण जो है उसके जो एंगल होते हैं वो सारे एलिमेंट के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे जो डी थीटा है वो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं होगा। तो थीटा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। फिर देखो आर भी कांस्टेंट, रेडियस वो भी बाहर होगा। और यहाँ पे देखो जो एक्स है, एक्स जो डिस्टेंस है ये तो वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग होगा, वो तो हम जानते हैं। लेकिन फॉर दिस केसेस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि म्यू नॉट आई, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा डीएल। ठीक है, तो हम यहाँ पे खाली डीएल का ही इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, डीएल का लिमिट लगेगा, अभी लिमिट कितना होगा, लिमिट होगा 0 to 2 पाई आर। ठीक है, 0 to 2 पाई आर होगा। क्यों 0 to 2 पाई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है इसका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन एल होते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 2 2 जा 4, ये पाई से पाई गया, तो ऊपर एक आर आया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, म्यू नॉट आई, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, तो म्यू नॉट आई इंटू आर। ठीक है, और यहाँ पे आया 2, और यहाँ पे आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
और ये आ गया साइन। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एक देखो ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। ये 3/2 हुआ, 3/2 क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, हाफ है। तो 1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 3/2। क्योंकि हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। सो दैट इज द बी नेट on the axis of a current carrying circular loop।